नमो नमः प्रिय विद्यार्थियों, मैं आशा पांडे आज आपके समक्ष कक्षा 8 की रुचिरा भाग 3 के अंतर्गत संधि का अध्यापन करूंगी। तो पढ़ते हैं संधि। यहाँ पे जो कक्षा 8 में है वो स्वर संधि के बारे में बताया गया है और उसके भेदों के बारे में, जो 5 भेद हैं उनको बताया गया है। तो आज हम वही पढ़ेंगे। पूर्व पदस्य अंतिम वर्णेन समम उत्तरपदस्य पूर्ववर्णस्य मेलनेन यत् परिवर्तनं भवति तत् संधिः इति। तो इसका अर्थ क्या कहा गया है कि पूर्व पद के, जब हम कोई भी शब्द होता है उसका एक पूर्व पद होता है और दूसरा उत्तर पद होता है। जैसे कि विद्यालय लेते हैं, विद्यालय का पूर्व पद जो है विद्या है और उत्तर पद है जो वो आलय है। तो यहाँ पे क्या कहा गया है कि विद्यालय, तो विद्या जो है विद्या, पूर्व पद का अंतिम वर्ण क्या है आ, और उत्तर पद का उत्तर पद का पहला पद कौन सा है आ। तो पूर्व पद उत्तर पद के मेल से जो परिवर्तन होता है वही संधि है। तो यहाँ पे क्या हो गया, पूर्व पद क्या है, उसका अंतिम वर्ण आ है और उत्तर पद का पहला वर्ण आ है। तो आ प्लस आ क्या बन गया, आ ही बना। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, विद्यालय। तो विद्या प्लस आलय क्या हो गया, विद्यालय। उसी प्रकार से यहाँ पे और उदाहरण दिए गए। यदि धन अपि, यदि यहाँ पे पूर्व पद का अंतिम जो वर्ण है वो क्या है ई, और उत्तर पद का जो पूर्व पद है पहला पद है वो है अ। तो ई और अ के मेल से य बन जाता है। तो वो क्या बन गया, यद्यपि। उसी प्रकार से कवि धन इंद्र कवींद्र, ई प्लस ई छोटी मिलके कवींद्र बन गया। तो कवि धन इंद्र कवींद्र। सामान्य संधि त्रिविधः तद्यथा। सामान्यतः संधि के 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं, स्वर संधि, जिसको कि संस्कृत में अच संधि भी कहा जाता है, व्यंजन संधि, हल संधि, व्यंजन संधि या हल संधि भी कहा जाता है, और तीसरी है विसर्ग संधि। तो आज हम पढ़ेंगे स्वर संधि के बारे में। स्वर संधि के जो भेद हैं वो 5 प्रकार के हिंदी में माने जाते हैं, किंतु संस्कृत में 5 भेदों के अतिरिक्त हम लोग 8 भेद मानते हैं। जो संस्कृत हिंदी में 5 भेद मानते हैं उसके अतिरिक्त कुछ अपवाद भी होते हैं, तो उन अपवादों को वैसे ही ले लिया जाता है हिंदी में, किंतु संस्कृत में उनको भेद के रूप में ले लिया जाता है, तो उन्हें दूसरे नामों से जाना जाता है। अब देखिए, जो संस्कृत में स्वर संधि के जो 5 भेद हैं वो हैं दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि, अयादि स्वर संधि। इसके अतिरिक्त 5 तो ये हैं, और इसके अतिरिक्त जो 3 और हैं वो हैं पूर्व रूप संधि, पर रूप संधि, प्रकृति भाव संधि। ये आपके कोर्स में नहीं है, आपके पाठ्यक्रम में नहीं है, इसलिए ये नहीं पढ़ाए जा रहे। केवल 5 जो हिंदी में आते हैं वही संस्कृत में भी हैं, ज़्यादा अंतर इसमें नहीं है। संधि में केवल अधिकतर विसर्ग लगा दिया जाता है, शब्द भी वही रहते हैं, और म में अंत में म में हलंत लगा दिया जाता है, तो वो संस्कृत के शब्द बन जाते हैं, संधियां बन जाती हैं। तो अब देखिए संस्कृत स्वर संधि देखते हैं। स्वर वर्णेन सह स्वर वर्णस्य मेलनम स्वर संधि कथ्यते। क्या कह रहे हैं, स्वर संधि का स्वर संधि से मेल होने पर जो संधि बनती है उसे स्वर संधि कहा जाता है। संस्कृत भाषायां स्वीकृताः स्वर वर्णाः इमे सन्ति। अब संस्कृत में जो स्वर हैं वो कौन कौन से हैं, 13 स्वर अधिकतर 13 स्वर माने जाते हैं संस्कृत में। अ, आ, ई, उ, री, और यहाँ पे है ये बड़ा री है, यहाँ पे कोई मिसप्रिंट हुआ है, ये गलत है। इसकी जगह हम क्या कर देंगे, इसकी जगह हम दूसरा री, बड़ा वाला री आ जाएगा, ये ठीक है, ये गलत है। इसकी जगह री जो है बड़ा लिख देंगे, जो कि 2 दीर्घ ऐसे करके ये 2 आ जाते हैं, तो क्या आ गया री।
इसकी जगह री आ जाएगा। ली, ए, ऐ, ओ, औ, इस तरीके से जो स्वर हैं वो कितने हैं? 13। संस्कृत में 13 स्वर माने जाते हैं और हिंदी में 11 स्वर होते हैं। इसमें जो वृद्धि हुई है 2 स्वरों की, वो एक तो बड़ी री और ली, ये दोनों का प्रयोग किया जाता है। स्वर संध्यो एषा परस्पर मेलनम भवति। अत्र केचिदः विशिष्टाः संध्यः उल्लेखनीय। अच्छा, अब इसमें देखिए दीर्घ संधि। अब इसमें पहली संधि कौन सी है? दीर्घ संधि। दीर्घ संधि को समझने से पहले आप इस चीज का ध्यान दीजिए कि स्वर संधि जो है, हम लोग हिंदी में आपने पढ़ा होगा, स्वर संधि के 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? ह्रस्व ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। तो ह्रस्व कौन से होते हैं? जो कि कम समय लगता है जिन्हें बोलने हैं। दीर्घ स्वर कौन से होते हैं? जिनमें उनसे दोगुना समय लगता है, ह्रस्व स्वर से दोगुना। और प्लुत स्वर कौन से होते हैं? जिसमें कि 2 या 3 बार अधिक वृद्धि होती है, मतलब ज्यादा लंबा खींच के उसे बोला जाता है, जैसे कि ओम, वो प्लुत स्वर होते हैं। तो यहाँ पे जो है मेन आप ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर के बारे में बात की गई है। ह्रस्व स्वर 4 होते हैं। कौन से? अ, ई, उ और री। ह्रस्वे भयो, दीर्घे भयो, वेति वर्णेभ्य परम अ, ई, री, उ, री, वेति स्वर दीर्घाः वा वर्णाः भवति चेत तयो मेलनेन दीर्घ भवति। अब क्या कह रहे हैं? इनके मेल से, अ, ई, उ, री जो है, इनके मिलने से क्या है? इन्हीं के ऐसे ही वर्ण, यही वर्ण जो इनके दीर्घ जो स्वर हैं, उनके मिलने से जो दीर्घ दीर्घ स्वर ही बनते हैं। तो वही क्या है? दीर्घ संधि के अंतर्गत आते हैं। इसका सूत्र देख लीजिए। अंक सर्वेणम दीर्घ। अंक क्या है? हमेशा दीर्घ रहता है। अगर इसमें देखना सामान्य प्रक्रिया देख लेते हैं, उससे आपके आसानी से इसमें समझ में आ जाएगा। तो देखिए बुक में अ प्लस अ क्या आ जाएगा? आ। अ प्लस आ भी आ बनेगा, आ प्लस अ भी आ बनेगा और आ प्लस आ ही बनेगा। तो हमने क्या देखा कि ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर मिलके भी आ ही बने और दोनों ह्रस्व स्वर मिलके भी दीर्घ स्वर ही बना। तो इसलिए यहाँ पे क्या है? ये सारे दीर्घ स्वर हैं ये सब। उसी प्रकार से और भी जो है, जैसे कि छोटी ई, बड़ी ई जो है, उनको हमने ले लिया। छोटी ई क्या बन गया? बड़ी ई, मतलब कि ह्रस्व स्वर लेके दीर्घ स्वर बन गया। उसी प्रकार से सारे जो हैं, ई भी दीर्घ स्वरी बनेंगे, ऊ भी दीर्घ स्वरी बनेंगे, री री करके बड़ी री बन जाएगी, री, ली करके ली बन जाएंगे। तो हम देखते हैं इसके उदाहरण। उसी प्रकार से देखिए, इसमें देखा है मूर्धन अरिह, मुरारी। देखिए अ प्लस अ, तो आ की मात्रा आ गया तो मुरारी बन गया। उसी प्रकार से पाठ धन आरंभम, यहाँ पे भी थ में अ आ गया, अ प्लस आ क्या बन गया? आ की मात्रा, पाठारंभम। दक्षिण धन अयनम, दक्षिण अ प्लस अ प्लस अ क्या बन गया? आ, दक्षिणायनम। स्वराज्य आंदोलनम, तो यहाँ पे अ प्लस आ करके क्या बन गया? स्वराज्यो आंदोलनम। कवि धन इंद्र, छोटी क्या बन गया? बड़ी बन गया। उसी प्रकार से अन्य उदाहरण भी दे रखे हैं। मुनि धन ईश्वर, मुनीश्वर। मही धन इंद्र, महींद्र। मही धन ईश्वर, महीश्वर। भानु धन उदय, छोटा ऊ करके बड़ा ऊ बन गया। यहाँ पे ह्रस्व स्वर मिलके क्या बन गए? दीर्घ स्वर में परिवर्तन हो गया। उसी प्रकार से लघु धन उर्मी, लघुर्मी दीर्घ बन गया। लघु धन उदय, वधु धन उदय, वधुदय। पितृधन ऋणम, पितृ ऋणम। यहाँ पे री जो है वो दीर्घ री बन गई। उसी प्रकार से दूसरा देखते हैं हम, यण संधि। यण संधि में देखिए, इसमें मेन जो मुख्य रूप से 4 शब्द दिए गए हैं, 4 स्वर दिए गए हैं। कौन से? वर्ण दिए गए हैं। कौन से? स्वर वर्ण जो हैं, ई, उ, री और ली। वेति वर्णस्य पश्चातः भिन्न स्वर वर्णः भवति चेत ई, उ, री, ली इत्येषां स्थाने क्रमशः य, व, र, ल आदेशः भवति। अब इसमें क्या बताया गया है कि ई, उ, री और ली, वेति, उसके बाद जो है भिन्न अगर स्वर आते हैं, इसके बाद भिन्न स्वर लगते हैं,
तो इनमें परिवर्तन आ जाता है, वो क्रमशः क्या हो जाता है, ई क्रमशः क्या परिवर्तन आ जाता है, ई का य बन जाता है, ऊ का व बन जाता है, री का र और ली का ल में परिवर्तन हो जाता है। इसका सूत्र है ई को यणचि, ई को यणचि। इक के अंतर्गत कौन से स्वर आ जाते हैं, ई ऊ री और ली। यण में क्या आ जाएगा, ई का य, ऊ का व, री का र, ली का र बन जाएगा। इसका सामान्य प्रक्रिया में देख लेते हैं। ये देखिए इसमें दिया गया है ई या ई के बाद कोई भी स्वर आने पे ये क्या परिवर्तन हो जाएगा, य में ऊ और ऊ के बाद कोई भी स्वर का प्रयोग होता है तो वो व में परिवर्तन हो जाएगा। री और री में और कोई स्वर आते हैं तो वो र में परिवर्तन हो जाएगा। ली का अन्य स्वर में प्रयोग के बाद अन्य स्वर आने से ल में परिवर्तन हो जाएगा। तो इसके उदाहरण देख लेते हैं। यदि धनपि, ई प्लस अ करके क्या बन गया, यद्यपि। यहाँ पे य, ई का क्या बना है, ई का य साउंड आया तो य बन गया, तो यहाँ पे भी क्या हो गया, य बन गया। मधुधन अरि, यहाँ पे ऊ और अ, ऊ और अ मिलने से क्या बन गया, व बन जाएगा। यहाँ पे देखिए व आ गया, तो यहाँ पे भी ये क्या, मधुधन अरि क्या हो गया, मधवरी ह, व का ये व बन गया यहाँ पे को। उसी प्रकार से वधुधन आगमनम, वधुआगमन गमनम, यहाँ पे व आ गया तो वही ऊ और आ बनने से क्या हो गया, वो बन गया। तथा पितृधन आदेश, पित्रादेश, यहाँ पे पितृ री का क्या आ जाएगा, र बन जाएगा, तो यहाँ पे पितृ र आ गया साउंड। वैसे ही ली धन आकृति तो ल बन जाएगा, लाकृति। तीसरा देखते हैं गुण संधि। गुण संधि का सूत्र क्या है, आद गुणः, क्या है, आद गुणः। इसमें अ आ इत यनयो पश्चात, अ और आ के बाद अगर ई ऊ री और ली वेति वर्ण आगच्छति, इसके बाद अ और आ के बाद ई ऊ री और ली आते हैं, वर्ण आते हैं, तो ये क्रमशः किस में परिवर्तन हो जाते हैं, ए ओ अर और अल में परिवर्तन हो जाता है, आद गुण। तो ये गुण संधि कहा जाता है इसे। देखिए जैसे कि अ प्लस ई मिलने से क्या बन गया, ए बन जाएगा। आ में ऊ मिलने से ओ बन जाएगा, ओ आ में री बनने से अर बन जाएगा, ओ आ में ली बनने से अल हो जाएगा। और ये बहुत ही आसान तरीका दिया गया है, आप हिंदी में भी यही प्रक्रिया का प्रयोग होता है, तो आप इसको सीख सकते हैं। ये संधि जो है बहुत ही आसान हो जाएगी अगर आप सामान्य प्रक्रिया का जो ये चार्ट है इसको अच्छे से अध्ययन कर लें, इसको समझ लें, तो आप आसानी से इसे याद कर सकते हैं या समझ सकते हैं, और बहुत आसान लगेगी आपको संधि। देव धन इंद्र, यहाँ पे देखिए व, यहाँ पे अ है, देव, व में अ लगा हुआ है और ई, अ और ई से क्या बन गया, ए, तो यहाँ पे ए की मात्रा देखिए यहाँ पे, तो देवेंद्र। उसी प्रकार से देव धन ईश, यहाँ पे अ प्लस ई क्या हो गया, ए की मात्रा, तो देवेश। वैसे ही पर धन उपकार, अ प्लस उ तो ओ की मात्रा आ जाएगी, तो यहाँ पे भी क्या है, ओ की मात्रा, ये देखिए आपका ओ परोपकार आ जाएगा, अ प्लस उ से ओ की मात्रा आ जाएगी। वैसे ही एक धन ऊनह, यहाँ पे अ धन उ में फिर ओ की मात्रा आ जाएगी, तो एकोनह। वैसे ही महाधन उर्मी, तो महोर्मी, ओ की मात्रा आ जाएगी, आ प्लस उ में भी ओ की मात्रा आएगी। उसी प्रकार से अन्य उदाहरण देखिए, देवधन ऋषि, अ और री में बनने से क्या हो जाएगा, अर का साउंड आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या है, देवर्षि। उसी प्रकार से तव धन लिकारह, अब यहाँ पे ल आ गया, ली आ गया और अ, तो यहाँ पे देखिए अल बना है, इसमें ल में हलंत है, तो इसी कारण से यहाँ पे भी ल जो है ये अधूरा दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे है इसके बाद जो है स्वर नहीं आया है, इसलिए ये अधूरा आ गया, तवलकारह। इसी प्रकार से चौथी संधि कौन सी है, वृद्धि संधि। देखिए नाम से ही जिसमें प्रतीत हो रहा है वृद्धि, बढ़ना, वृद्धि मतलब बढ़ना, तो यहाँ पे आप सामान्य रूप से अगर आपने याद करना है तो आप ये याद कर लीजिए कि जो मात्राएं हैं वो बढ़ जाती हैं, एक की जगह दो मात्राएं लगी हुई हैं, तो वृद्धि हो रही है, एक मात्रा की जगह क्या हो जा रहा है, दो मात्राएं लग जा रही हैं, तो वहां पे वृद्धि संधि होगी। कहीं पे भी दो मात्राएं ऐसे लगी हों, ये आउ की और
आई की, तो वो क्या हो जाएगा, वृद्धि संधि हो जाएगा। बहुत आसानी से इसको पहचाना जा सकता है। तो इसका सामान्य प्रक्रिया में देखिए, अ आ प्लस ए आई में आई लग जाएगा, आई से आई ना कहा जाएगा। अ आ धन ओ औ आएगा तो औ जो है वो दीर्घ वृद्धि जो हो रही है ना, वृद्धि हो जाएगी इसमें, तो औ आ जाएगा या आई आ जाएगा। तो उदाहरण देखते हैं इसमें। और वृद्धि रेची, इसका सूत्र है एक धन एकम, तो एक एकम, अ धन ए मिलके क्या बन गए, आई, तो एक एकम। देव धन ऐश्वर्यम, अ प्लस आई, तो वो भी आई बनेगा, तो देवैश्वर्यम। वैसे ही गंगा धन ओ ओघः, तो यहाँ पे आ प्लस ओ क्या हो गया, औ की मात्रा लग जाएगी, तो गंगोधः। महाधन औषध, औषध तो आ और ओ के बन के महोषधि। इसी प्रकार से नेक्स्ट लेते हैं कौन सी, अयादि संधि। पांचवी संधि कौन सी है, अयादि संधि। अयादि संधि का सामान्य प्रक्रिया देख लेते हैं। देखिए इसमें चार हैं, ए आई ओ औ। इसको ध्यान दीजिएगा, ए आई ओ औ के बाद कोई भी स्वर वर्ण आता है तो ये परिवर्तन किस में आ जाएगा, अयादि। जैसे कि नाम से ही मालूम है अयादि, अय अय या आय ये सब जुड़ जाएंगे तो अय। ए प्लस कोई भी स्वर जुड़ेगा तो स्वर वर्ण जुड़ेगा तो आई हो जाएगा। आई में कोई भी स्वर वर्ण जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, आय। ओ के बाद कोई भी स्वर वर्ण जुड़ेगा तो अव, और औ के में स्वर कोई जुड़ेगा तो वो क्या हो जाएगा, आव। तो इसका उदाहरण देखते हैं, बहुत आसान है ये। देखिए लिखा, ए ऐ ओ औ वेति वर्णस्य पश्चात को अपि स्वर वर्ण आगच्छति चेत तत् स्थाने क्रमशः अय आय अव आव वा आदेशः भवति, वो उसमें परिवर्तन हो जाएगा। इसका सूत्र देखो, अचो अचोय वायावह, अचोय वायावह। अब देखिए इसमें क्या है, ने धन अनम, ए की मात्रा और ए और बनने अय आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, न य नम। वैसे ही गै धन अंकः, अब गै किस में परिवर्तन हो जाएगा, ए और स्वर आ रहा है तो आय में, तो क्या हो जाएगा, गौ में आ लग जाएगा और य लग जाएगा, गा य कह। वैसे ही पो धन अनम, तो पो ओ और इसे अव आ जाएगा तो पवनम। वैसे ही पौ धन अकह, तो पावकह। तो इस प्रकार से आपने संधि देखी 5 प्रकार की, जिसमें कि आपने इसके उदाहरण भी देखे। एक बार दोबारा दोहरा देते हैं। देखिए इसमें देख लेते हैं संधि प्रकरण जो है। देखिए संधि का सूत्र जो है वो है वर्णाना परस्परम विकृतिमतः संधानम संधिः। इसका मतलब है दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार या परिवर्तन उत्पन्न होता है वह संधि कहलाता है। जैसे समधन तोषः, क्या हो गया, संतोषः। देवधन इंद्रः, देवेंद्र, देखिए एक ही मात्रा आ गई है, क्या अ और ई मिलके क्या हो गया, एक ही मात्रा आ गई। वैसे ही भानु धन उदय, उ प्लस उ मिलके क्या हो गया, भानुदय, दीर्घ संधि आ गई, यहाँ पे बड़े उ की मात्रा आ गई। संधि के भेद 3 प्रकार की संधि होती है। कौन कौन सी, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि को संस्कृत में क्या कहा जाता है, और अच संधि भी कहा जाता है, संधि। और व्यंजन संधि को हलह संधि भी कहा जाता है, और विसर्ग संधि विसर्ग संधि ही कहा जाता है। तो इसमें देख लीजिए आप, निकट स्थित स्वर संधि किसे कहते हैं, निकट स्थित दो स्वरों के मेल से होने वाला परिवर्तन स्वर संधि कहलाता है। रमा धन ईश, रमेश, आ और ई मिलके आ प्लस ई बन के ए बन गया। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, जो कि मैंने आपको ये पहले भी बताया है कि स्वर संधि के हिंदी में 5 भेद होते हैं, संस्कृत में मुख्यतः हम 8 भेद लेते हैं। इसके अतिरिक्त जो है 3 भेद और होते हैं, जो कि हिंदी में उसे अपवाद के रूप में लिया जाता है और इसमें भेद कह के संबोधित किया जाता है। तो दीर्घ स्वर संधि पहला, दूसरा गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, अयादि स्वर संधि, यण स्वर संधि। इसके अतिरिक्त जो संस्कृत में 3 और होते हैं वो हैं
पूर्व रूप संधि, पर रूप संधि, प्रकृति भाव संधि। ये आपके कोर्स में नहीं है, ये आपके पाठ्यक्रम में नहीं है, इसीलिए इसमें नहीं पढ़ाया जा रहा है। तो आप इसको देख लीजिएगा कि किस तरीके से इसमें दिए गए हैं उदाहरण। आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसमें दीर्घ स्वर संधि के सूत्र दिया गया है और सामान्य प्रक्रिया जैसे अ प्लस अ आ आता है वो दिया गया है और उदाहरण दिए गए हैं। तो आप चाहें तो इनका स्क्रीनशॉट लेके इनको देख सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं। इनका गुण संधि का परिभाषा दी गई है, सूत्र दिया गया है और उदाहरण दिए गए। उसी प्रकार से पांचों जो स्वर संधियां हैं उनके उदाहरण एवं परिभाषा और सूत्र सभी दिए गए हैं। इनको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा और बहुत आसान है संधि। अगर आप इसके सामान्य नियमों को अच्छे से याद कर ले, जैसे कि अभी मैंने दिया था सामान्य प्रक्रिया में जो एक लिस्ट तालिका बनाई गई थी, अगर आप उसे देख लेंगे तो आसानी से समझ जाएंगे और बहुत आसान लगेगी आपको संधि और आपको हिंदी में भी कोई इसमें परेशानी नहीं होगी। हिंदी की संधियां भी ऐसे ही होती हैं और यही होती हैं, तो स्वर संधि आपके आसानी से आ जाएगी। आशा है आप लोगों को संधि समझ में आ गई होगी। धन्यवाद।